गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएससी पार्ट थर्ड में कठोरता एवं मृदुता का सैद्धांतिक आधार चल रहा था, जिसमें हमने थोड़ा सा देख लिया था इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का एक उपनाम और था, इसका उपनाम होता है आयनिक एवं सहसंयोजक बंध सिद्धांत। आयनिक एवं सहसंयोजक बंध सिद्धांत। आयनिक का मतलब ये होता है कि हमारे पास में आयनिक और जो सहसंयोजक है, अगर हमारे पास में कोई तत्व है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहाँ पे क्या होगी, अधिकतम हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिकतम होने पर वह प्रबलता से या उसमें जो आयनिक आकर्षण है वो क्या होगा, अधिकतम होगा। और आयनिक आकर्षण अधिकतम होगा। आयनिक आकर्षण अधिकतम होता है। आयनिक आकर्षण अधिकतम होने पर उसमें कठोरता का गुण पाया जाता है। कठोरता का गुण पाया जाता है, इसलिए ये वाले जो कंपाउंड हैं वो कठोर अम्ल या कठोर क्षार की बात व्यवहार करते हैं। दोबारा देखें, आयनिक का मतलब ये है कि हमारे पास में वे तत्व जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, वे तत्व या स्पीशीज जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो आयनिक आकर्षण बल है वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब आयनों के मध्य आयनिक आकर्षण मैक्सिमम होता है तो उसमें कठोरता का गुण क्या होता है, अधिकतम पाया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये गुण क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कठोरता यानी इसको मैं हमारे पास में यह कठोर अम्ल या कठोर क्षार की बात ही व्यवहार करेगा। इसकी बात करें, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी, न्यूनतम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी, न्यूनतम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव न्यूनतम होने पर इनके अंदर जो आकर्षण बल है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यानी कि इनमें ध्रुवणता क्या होती है, अधिकतम होती है, यानी आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं, इसलिए इनमें सहसंयोजन का गुण पाया जाता है। किसका होता है, सहसंयोजन का गुण इसमें पाया जाता है। और जिसमें भी आपके पास में सहसंयोजन गुण होता है वो कैसा होता है, वो मृदु अम्ल या मृदु क्षार की बात व्यवहार करता है। यानी कि ये मृदु अम्ल या मृदु क्षार की बात व्यवहार करता है। अब आगे इसको आगे समझे तो 1967 में मिशंस एवं उनके साथियों ने 1967 में मिशंस एवं उनके साथियों ने कठोरता एवं मृदुता को एक समीकरण के माध्यम से या समीकरण के द्वारा समझाया। एक समीकरण के द्वारा समझाया, और समीकरण क्या है, पीके बराबर माइनस लॉग बराबर ax प्लस by प्लस c। इस समीकरण के माध्यम से मिशंस और उसके साथियों ने हमारे पास में जो आयनिक व सहसंयोजक सिद्धांत है या हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, जिसमें किस प्रकार हमारे पास में कठोरता व मृदुता है, उसकी व्याख्या करने के लिए एक समीकरण दिया। इस समीकरण में हमारे पास में जो के है, के का मतलब होता है धातु लिगेंड के वियोजन का साम्य अवस्था स्थिरांक। के बराबर धातु आयन के वियोजन का साम्य अवस्था स्थिरांक। यानी के की वैल्यू क्या होती है, धातु आयन के वियोजन का साम्य अवस्था स्थिरांक है। और यहाँ पे x व y क्या है, धातु आयन के पैरामीटर हैं। x व y धातु आयन के पैरामीटर होते हैं। धातु आयन के पैरामीटर होते हैं। ए व बी लिगेंड के पैरामीटर होते हैं। ए व बी लिगेंड के
यहाँ पे log k है, लिगेंड के पैरामीटर होते हैं, और फिर हमारे पास में बच गया सी हमारे पास में होता है लिगेंड के लिए स्थिरांक जो पी के मानों को इस प्रकार समायोजित करता है जिसके सभी मान एक पैमाने पर आ सके। सी बराबर लिगेंड के लिए स्थिरांक है, लिगेंड के लिए स्थिरांक है जो पी के मानों के मानों को इस प्रकार समायोजित करता है कि जिससे सभी मान एक पैमाने पर आ सकें, जिससे सभी मान एक पैमाने पर आ सकें। ठीक है, यानी कि हमारे पास में 1967 में मिशंस एवं के साथियों ने कठोरता एवं मृदुता को समझाने के लिए एक समीकरण दिया, पी के बराबर माइनस लॉग के बराबर ax प्लस by प्लस सी। यहाँ पे इस के की मतलब होती है धातु आयन के वियोजन का साम्य अवस्था स्थिरांक, कि धातु का आयन का जो वियोजन है उसका स्थिरांक है। x व y क्या है, धातु आयन के पैरामीटर है। ए व बी लिगेंड के पैरामीटर है। सी हमारे पास में जो ये वाला सी है वो लिगेंड के लिए स्थिरांक है जो पी के मानों को इस प्रकार समायोजित करता है जिससे कि मान एक पैमाने पर आ सके। ठीक है, यानी कि इस समीकरण के द्वारा हम किसी अम्ल की कठोरता व मृदुता की व्याख्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हमारे पास में इस समीकरण से ये हमारे पास में किसी धातु के लिए पी के का मानों का जो हमारे पास में मान है वो 2.8 से कम हो, 2.8 के बराबर हो या 2.8 से कम होता है तो वह कठोर अम्ल की भांति व्यवहार करता है। यदि हमारे पास में पी के का मान 3.2 से अधिक हो, 3.2 से अधिक होता है तो वह मृदु अम्ल की भांति व्यवहार करता है। और यदि हमारे पास में ये वाला जो मान है 2.8 से 3.2 के मध्य होता है, 2.8 से 3.2 के मध्य होता है तो वह मध्यवर्ती अम्ल की भांति व्यवहार करता है। ठीक है भाई, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में जो पीके की वैल्यू है अगर 2.8 से कम होती है, 2.8 से कम होती है, ठीक है, तो वह कठोर अम्ल की भांति व्यवहार करता है। यदि इसकी वैल्यू 3.2 से ज़्यादा हो तो वह मृदु अम्ल की भांति व्यवहार करता है, और यदि यह वैल्यू 2.8 से 3.2 के मध्य होती है तो वह सीमावर्ती अम्ल की भांति व्यवहार करता है। इसी के साथ में हम कह सकते हैं कि हमारे पास में यदि पीके की वैल्यू अगर हमारे पास में 3 के समान हो या 3 से क्या हो, कम हो, तो वह 3 के समान हो या 3 से कम होती है तो वह कठोर क्षार की भांति व्यवहार करता है। अगर यह वैल्यू हमारे पास में 5 से अधिक हो, 5 से अधिकतम होती है तो वह मृदु क्षार की भांति व्यवहार करता है, और 3 और 5 के मध्य होता है, 3 व 5 के मध्य होने पर सीमावर्ती क्षार की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, अब आगे देखें इसको हम। आगे है जब x का मान 2.8 से, जब x का मान 2.8 के बराबर या इससे कम होता है, इससे कम होता है तो वह कठोर अम्ल की भांति
व्यवहार करता है, कठोर अम्ल की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, यदि हमारे पास में इसका मान 3.2 से अधिक हो तथा x का मान 3.2 से अधिक होने पर 3.2 से अधिक होने पर मृदु अम्ल की भांति व्यवहार करता है, मृदु अम्ल की भांति व्यवहार करता है। और यदि x का मान 2.8 से 3.2 के मध्य होता है तो वह सीमावर्ती अम्ल की भांति व्यवहार करता है, सीमावर्ती अम्ल के भांति व्यवहार करता है। ठीक है, जो हमारे पास में जो मिशंस और उसके साथियों के द्वारा जो समीकरण दिया गया था, उस समीकरण में यदि x की वैल्यू हमारे पास में 2.5 के बराबर हो या 2.8 के बराबर हो या 2.8 से कम होती है तो वह कठोर अम्ल की भांति व्यवहार करता है। यदि वह वैल्यू 3.2 से ज़्यादा होती है तो मृदु अम्ल की भांति व्यवहार करता है। 2.8 से 3.2 के मध्य होता है तो वह सीमावर्ती अम्ल की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में देखो कठोर अम्ल के लिए, कठोर अम्ल लेस देन 2.8, अगर x की वैल्यू 2.8 से कम होती है तो वह कठोर अम्ल की भांति व्यवहार करता है। मृदु अम्ल के लिए x की वैल्यू 3.2 से क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। और सीमावर्ती अम्ल के लिए हमारे पास में इसकी वैल्यू 2.8 से 3.2 की क्या होनी चाहिए, मध्य होनी चाहिए, वो कहलाएगा सीमावर्ती अम्ल। ठीक है, मिशंस एवं उनके साथियों के द्वारा जो एक समीकरण दिया गया, उस समीकरण के माध्यम से यदि x की वैल्यू 2.8 के बराबर होती है, 2.8 से कम होती है तो कठोर अम्ल, 3.2 से ज़्यादा है तो मृदु अम्ल, और दोनों के बीच में है 2.8 से 3.2 के बीच में है तो वह सीमावर्ती अम्ल की भांति व्यवहार करता है। अब हमारे पास में एक सारणी के द्वारा हम समझेंगे कि हमारे पास में कठोर अम्ल के लिए जो x की वैल्यू है वो कितनी और कैसे होती है। देखो सारणी के माध्यम से बनाते हैं कठोर अम्ल के लिए। कठोर अम्ल ये हमारे पास में धातु आयन और x की वैल्यू, जैसे हमारे पास में लिथियम प्लस है, लिथियम प्लस के लिए x की वैल्यू होती है 0.36, एल्यूमिनियम प्लस 3 के लिए 0.70। नेक्स्ट हमारे पास में है मैग्नीशियम सोडियम, मैग्नीशियम Mg+2 और सोडियम Na+2, ये 0.8 और 0.93। और पोटेशियम के लिए भी 0.93 और कैल्शियम +2 के लिए 1.62। Fe+2 के लिए इसकी वैल्यू Fe+3 की वैल्यू होगी 2.32। और कोबाल्ट थर्ड के लिए इसकी वैल्यू होगी 2.56। और सीजियम प्लस है, इसकी वैल्यू होती है 2.73। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में x की वैल्यू 2.8 के बराबर या इससे कम होनी चाहिए। वो सभी कठोर अम्ल की भांति व्यवहार करेंगे। ये सभी लिथियम
प्लस के लिए 0.36 है, यानी कि वैल्यू 2.8 से कम है। और वैल्यू जितनी कम होगी उसमें कठोरता का गुण उतना ही क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एल्यूमिनियम में 0.70, मैग्नीशियम में 0.8, सोडियम में Na+ में 0.93, K+ में हमारे पास में 0.93, दोनों में हमारे पास में सेम है इनकी कठोरता। Cesium+2 में 1.62, Fe+3 में 2.32 और कोबाल्ट+3 के अंदर 2.56 और Cesium+ में 2.7। इनमें कठोरता की बात करें तो ये आपके पास में कंपैरिजन में इनमें कठोरता का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास में x की वैल्यू घटेगी वैसे वैसे हमारे पास में कठोरता का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, मृदु अम्ल की बात करें, मृदु अम्ल ये हमारे पास में कठोर अम्ल है। मृदु अम्ल में एग्जांपल लें, थैलियम प्लस Hg+2, थैलियम प्लस Hg+2 Au+, इनकी वैल्यू होती है 3.78 और 4.25 और Au+ होता है 5.95। मृदु अम्ल की वैल्यू 3.2 से क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अगर वैल्यू 3.2 से ज़्यादा होती है, 3.2 से ज़्यादा वैल्यू होने पर वो कैसा होगा हमारे पास में, उसकी वैल्यू 3.2 से ज़्यादा होने पर वो मृदु अम्ल की भांति व्यवहार करता है। अब बात करते हैं हम सीमावर्ती अम्ल की। सीमावर्ती अम्ल के अंदर x की वैल्यू 2.8 से 3.2 के मध्य होती है। जैसे हमारे पास में कोबाल्ट सेकंड हो या CO+2 हो, Sn+4 हो, और इनकी जो वैल्यू होती है CO+2 की वैल्यू होती है 2.96 और 3.17। ठीक है, यानी कि हम इन वैल्यू के आधार पे बता सकते हैं कौन सा हमारे पास में कठोर होगा और कौन सा हमारे पास में मृदु होगा। यानी कि इस सिद्धांत के आधार पर मिशंस उसके साथियों ने डिवाइड कर दिया कि कठोर अम्ल है, x की वैल्यू देखनी है हमें वहाँ पे। यदि x की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो, 2.8 से कम, इन सभी में 2.8 से क्या है, कम है। 2.8 से कम होने पर वह कठोर अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। 3.2 से अधिक होने पर, 3.2 से अधिक होगी तो मृदु अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। और यदि 2.8 से 3.2 के मध्य वैल्यू होगी तो वह सीमावर्ती अम्ल की भांति व्यवहार करता है, जिसके एग्जाम्पल हमारे पास में ये है। यानी कि कठोर अम्ल में लिथियम, एल्यूमिनियम थर्ड, Mg+2, सोडियम प्लस, K+, सीजियम प्लस यही, और Fe+2, कोबाल्ट थर्ड और सीजियम। ये हमारे पास में कैल्शियम+2 ले लेना है, ये कैल्शियम+2 है Ca, सीजन लास्ट में है, कैल्शियम+2 है 8.62। फिर मृदु अम्ल के अंदर इसकी वैल्यू हमारे पास में 3.2 से क्या है, मैक्सिमम है। देन 3.78, 4.25, Au+, Hg+2 और थैलियम प्लस। ठीक है, सीमावर्ती अम्ल के अंदर की वैल्यू 2.8 और 3.2 के क्या होगी, मध्य होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास में है B का मान बढ़ने पर क्षारों की मृदुता बढ़ती है। अगर इस वैल्यू हमारे पास में B का मान बढ़ा दें हम, B का मान बढ़ाने पर तो देखो किस प्रकार, B का मान बढ़ाने पर B की वैल्यू बढ़ाने पर क्षारों की मृदुता बढ़ती है। क्षारों की मृदुता बढ़ती है, किस प्रकार बढ़ती है देखो। अगर हमारे पास में A व B है, A व B हमारे पास में क्या थे, A और B हमारे पास में लिगेंड के पैरामीटर थे। अगर हमारे पास में B की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे एग्जांपल
बी का मान और जैसे हमारे पास में OH माइनस है, OH माइनस 0.4 और NH3, Cl माइनस NH3 के लिए 1.08 और Cl माइनस 2.49 और Br माइनस I माइनस H2O3 माइनस 2, इसकी वैल्यू होती है 12.4 और Br माइनस I माइनस की वैल्यू होगी 5.58 7.17। बी की वैल्यू बढ़ने पर क्षारों की मृदुता बढ़ती है। ए व बी हमारे पास में लिगेंड के पैरामीटर है। अगर बी की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे पास में क्षार कैसा होगा, वो मृदुता होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास में कठोर क्षार मृदु क्षार की। उसमें हमें डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है। कठोर क्षार और मृदु क्षार के लिए, कठोर क्षार व मृदु क्षार के लिए जो y का मान है वो हमारे पास में यदि b लेस देन b की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 5 और b जो हमारे पास में b पैरामीटर है, अगर b पैरामीटर की वैल्यू 3 से कम होती है तो वो होता है कठोर क्षार, वो कहलाता है कठोर क्षार। अगर हमारे पास में b की वैल्यू 5 से कम हो तो वो कहलाएगा मृदु क्षार, मृदु क्षार। और तीसरा हमारे पास में यदि बीच का है उसे हम कहते हैं सीमावर्ती क्षार। ठीक है, इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के द्वारा हम कठोरता एवं मृदुता का निर्धारण कर सकते हैं कि हमारे पास में कौन सा कठोर होता है, कौन सा मृदु होता है। नेक्स्ट बात करें, हमारे पास में दूसरा सिद्धांत है और दूसरा हमारे पास में है पाई बॉन्डिंग थ्योरी या बैक बॉन्डिंग थ्योरी। पाई बॉन्डिंग थ्योरी और बैक बॉन्डिंग थ्योरी। पाई बॉन्डिंग थ्योरी या बैक बॉन्डिंग थ्योरी क्या होती है? बैक बॉन्डिंग थ्योरी। पश्च बंधन सिद्धांत, और ये सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? चैट व मुल्किन ने। इसका प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक है चैट एवं मुल्किन। क्या होता है समझो इसको, चैट व मुल्किन। बैक बॉन्डिंग या पाई बॉन्डिंग थ्योरी क्या होती है? अब देखो, जब हमारे पास में किसी संकुल यौगिक का निर्माण होता है तो संकुल यौगिक का निर्माण किस प्रकार होता है? संकुल यौगिक का निर्माण होने पे क्या होता है, जो हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन के जो रिक्त डी कक्षक हैं, सेंट्रल मेटल आयन के रिक्त डी कक्षकों में लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करता है। डोनेट करने पर वहाँ पे उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। उस स्थिति में क्या होता है? सेंट्रल मेटल आयन पर आवेश बढ़ता है। सेंट्रल मेटल आयन पर ऋणावेश बढ़ता है या आवेश घनत्व बढ़ता है। आवेश घनत्व बढ़ने पर या ऋणायन बढ़ने पर सेंट्रल मेटल आयन की जो स्टेबिलिटी है वो घटती है। सेंट्रल मेटल आयन की स्टेबिलिटी घटने पर, सेंट्रल मेटल आयन की स्टेबिलिटी घटने पर क्या करेगा वो? जो हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन अपने को उदासीन बनाए रखने के लिए, अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए उस स्थिति में क्या करता है? सेंट्रल मेटल आयन के जो भरे हुए कक्षक हैं लिगेंड के रिक्त कक्षकों के साथ में अतिव्यापन करते हैं। यानी कि सेंट्रल मेटल आयन के जो भरे हुए कक्षक हैं वो क्या करते हैं? लिगेंड के खाली कक्षकों के साथ में ओवरलैपिंग करते हैं और ओवरलैपिंग करने पर या अतिव्यापन करने पर उनमें पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, यानी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बैक बॉन्डिंग थ्योरी भी कहते हैं। बैक बॉन्ड इसलिए कहते हैं
कि सेंट्रल मेटल आयन में लिगेंड अपने लोन पेयर किसको डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल आयन को। लिगेंड अपने लोन पेयर उसको डोनेट कर रहा है, यानी जो बॉन्ड बन रहा है वो लिगेंड से मेटल की ओर बन रहा है। अगर यही बॉन्ड मेटल से लिगेंड की ओर बनता है उसे हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग। आगे क्या हो रहा है यहाँ पे, जब लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, ऋणावेश डोनेट कर रहा है उसको, तो सेंट्रल मेटल आयन पर ऋणावेश बढ़ने पर वह अपनी स्थायित्व को बनाए रखने के लिए या वैध उदासीनता को बनाए रखने के लिए जो उसके भरे हुए कक्षक हैं, भरे हुए डी कक्षक हैं, वो लिगेंड के खाली कक्षकों के साथ में ओवरलैपिंग करते हैं और ओवरलैपिंग करने से पाई बॉन्ड या बैक बॉन्डिंग होता है, जिसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें मृदु अम्ल व मृदु क्षारों से निर्मित संकुल यौगिक में अम्ल व क्षारों का आकार बड़ा होता है, दुर्वणता अधिक होती है, जिसके कारण मृदु अम्ल अधिक संख्या में शिथिलबद्ध बाह्य डी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनकी ऑक्सीजन अवस्था भी निम्न होती है। कुछ मृदु क्षार जैसे हमारे पास में फास्फोरस है, आर्सेनिक है, सल्फर है, आयोडीन है इत्यादि में खाली डी कक्षक भी पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि यह सिद्धांत किसने दिया, चैट व मुल्किन ने दिया। ठीक है, इसके अंदर हम उन क्षारों को लेते हैं जो हमारे पास में मृदु, कैसे हमारे पास में वो मृदु प्रकृति के हों, कैसे हों मृदु, यानी कि यहाँ पे मृदु अम्ल व मृदु क्षारों से निर्मित होते हैं। मृदु अम्ल एवं मृदु क्षारों से निर्मित होते हैं। मृदु अम्ल व मृदु क्षारों से क्या होते हैं, ये निर्मित होते हैं। ठीक है, इनमें हमारे पास में यौगिक में अम्ल व क्षारों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, जिससे ध्रुवणता क्या होती है, अधिकतम होती है, जिससे ध्रुवणता वहाँ पे क्या होगी, अधिकतम होगी। यहाँ पे हमारे पास में मृदु अम्ल हो, मृदु क्षार हो, इनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। आकार बड़ा होगा तो यहाँ पे ध्रुवणता क्या होगी, ज़्यादा होगी, और ध्रुवणता ज़्यादा होने पर क्या होगा, ध्रुवणता यहाँ पे मैक्सिमम है, तो वहाँ पे उस कंडीशन के अंदर वहाँ पे शीतलबद्ध डी कक्षक पाए जाते हैं, यानी वहाँ पे हमारे पास बॉन्डिंग है वो आसानी से हो जाती है। ठीक है, बैक बॉन्डिंग होगी, जिसको हम बैक बॉन्डिंग या पाई बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। मैन इसमें वही फैक्टर है कि हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन के भरे हुए कक्षक, सेंट्रल मेटल आयन के भरे हुए कक्षक लिगेंड के खाली कक्षकों के साथ में जो ओवरलैपिंग करते हैं उसे हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग थ्योरी। और बैक बॉन्डिंग थ्योरी में हमारे पास में पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, यानी कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी मेटल से अगर हमारे पास में लिगेंड से मेटल की ओर अगर लोन पेयर डोनेट होते हैं तो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। अगर मेटल से लिगेंड की ओर फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, जिसको हम बैक बॉन्डिंग या पाई बॉन्डिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास में ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, NiCO4 वाला कंपाउंड है, ये वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे 4 कार्बोनिल हैं, ये 4 कार्बोनिल निकिल जो हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन है, इसको अपने लोन पे क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। लोन पे डोनेट करने से हमारे पास में निकिल के साथ में क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। कौन सी बॉन्डिंग करते हैं, उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। उस कंडीशन में हमारे पास में क्या होगा, निकिल के ऊपर ऋणावेश बढ़ेगा। निकिल पर ऋणावेश बढ़ने पर बढ़े हुए आवेश को बैलेंस करने के लिए निकिल क्या करता है, निकिल के जो भरे हुए कक्षक हैं इस कार्बन के जो पीजेड कक्षक हैं, कार्बन के पीजेड कक्षकों के साथ में क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है। और ओवरलैपिंग करने से पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। जब हमारे पास में लोन पेयर मेटल से लिगेंड की ओर अग्रसर होते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, बैक बॉन्डिंग होती है। और बैक बॉन्डिंग में सदैव क्या होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये हमारे पास में कब होगा, जब हमारे पास में मृदु अम्ल और मृदु क्षारों के मध्य क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। उस कंडीशन में हमारे पास में संकुल यौगिकों में इस प्रकार का फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।